चलो, ईसोप रेगुलेशंस का चैप्टर 3 कर रहे हैं। अब ये चैप्टर 3 है। अभी हम लोगों ने 5 टाइम की स्कीम देखी थी। बताओगे मेरे को कौन कौन सी स्कीम थी वो? 5 तरह की, वो ईसॉप, ईएसपीएस, वो वाले कह रहे हो आप? हम्म। ईसॉप, ईएसपीएस, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, फिर हम्म। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, और फिर एक वो उसी का जनरल एक वेरिएशन था कि वाइल, जनरल हाँ बेनिफिट स्कीम। ठीक है, 5 टाइम की स्कीम हाँ पता चली आपको? जब हम लोगों ने ईसोप शुरू हाँ। किया था तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में ईसोप मतलब ईसोप वन टाइप ऑफ स्कीम थी। लेकिन ये पढ़ने के बाद मालूम हम्म पड़ा कि 5 अलग अलग टाइप की स्कीम्स हो सकती हैं। हम्म। अब ऊपर जितने भी हमने चैप्टर 1 और 2 में पढ़े वो जनरल प्रोविजन थे जो सब स्कीम्स को एप्लीकेबल थे। राइट। ठीक है, अब ये जो है वो स्पेसिफिक स्कीम वाइज रेगुलेशन है। अगर कोई कंपनी ईसोप में आ रही है तो उसको बाकी 4 को देखने हम्म की जरूरत नहीं है। ईएसपीएस आ रही है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या प्रोविजंस है, मोस्टली सेम सेम रिपीट होंगे, सिर्फ एक दो प्रोविजंस जो है वो अलग रहते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी ईसोप स्कीम लेके आ रही है तो उसको क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? रेगुलेशन 16 पढ़ दो एक बार। Administration and implementation. ऑफ ईसोप Subject स्कीम। to the subject to the provisions of these regulations, an ESOS shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated. No employee stock option scheme shall be offered unless the disclosures as specified in Part G of Schedule 1 of these regulations are made by the company to the prospective option grants. ठीक है, तो सबसे पहले स्कीम के अंदर क्या होना चाहिए कि ये स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट और ऑपरेट होगी उसकी डिटेल होनी चाहिए। हाँ जी। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, आप ये स्कीम डॉक्यूमेंट आप नहीं ऑफर कर सकते जब तक इन्होंने जो डिस्क्लोजर्स बोले हैं पार्ट जी में, तो ये डिस्क्लोजर कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में वो सब रहते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टस के शुरू में रहते हैं ना डिस्क्लोजर्स, तो स्कीम तो क्या होगी, स्पेसिफिक ईसोप की स्कीम होगी। ईसोप से ये होगा, क्या कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं। लेकिन डिस्क्लोजर में कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी, लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल और ये सब कहाँ स्पेसिफाइड है? पार्ट जी में स्पेसिफाइड है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि अगर आपको किसी को ईसोप ऑफर करना है तो स्कीम विद डिस्क्लोजर उसको भेजना है, उसके बिना आप उसको ऑफर नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, तो लाइक हम लोगों ने जो बनाई थी तिलक नगर में स्कीम, तो उसमें रेगुलेशंस भी थे और उसके ऊपर एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट भी था। प्राइसिंग। The company granting options to its employees pursuant to an ESOP shall be free to determine the exercise price. Shall be free to determine the exercise price subject to conforming to the accounting policies specified in Regulation 15 of these regulations. ठीक है, अब हमने ऊपर रेगुलेशन 15 में क्या पढ़ा था? कंपनी ईसोप के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज और जो गाइडेंस नोट है उसको फॉलो करेगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईसोप जो है अगर मार्केट में आज मेरा 100 रुपये रेट चल रहा है, क्या मैं 10 रुपये में दे सकता हूँ? तो इसका आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग पॉलिसी से कंफर्म होना चाहिए, स्पेसिफाइड इन हाँ, रेगुलेशन पर 15। रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको रेगुलेशंस पे। दो ही रिस्ट्रिक्शन है, कंपनी से फेस वैल्यू से नीचे नहीं दे सकते। राइट राइट ठीक है, राइट सर। लेकिन फेस वैल्यू से तो हमारा ऊपर। 15 रुपए तो 10 पे कैसे देंगे सर? हम्म। आपने कहा कि हाँ, 15 है और 10 पे देना है ना? नहीं नहीं, फेस वैल्यू अगर 10 रुपये है तो हाँ फेस हाँ वैल्यू से हाँ। नीचे नहीं दे सकते। उसके अलावा आप किसी भी प्राइस पे दे सकते हो, डिस्काउंट पे, एट पार, प्रीमियम पे, जो भी आपको ठीक लगे। हम्म, लेकिन जब भी आप दोगे तो उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। हम्म। हम्म। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। हाँ, वेस्टिंग पीरियड के लिए क्या रूल है? There shall be a minimum vesting period of 1 year in case of employee stock option scheme, हम्म। provided that in case where options are granted by company under an employee stock option scheme in lieu of options held by an employee under an employee stock option scheme in another company which has merged, demerged, arranged, or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the options granted by the transferor company were held by such employee shall be adjusted against the minimum vesting period required under this subregulation. Provided further that in the event of death or permanent incapacity of an employee, the minimum vesting period of 1 year shall not be applicable. And in such instances, the option shall vest in terms of sub-regulation 4 of regulation 9 of these regulations on the date of the death or permanent incapacity. The company implementing an ESOS shall frame an appropriate policy with respect to the death or permanent incapacity of an employee subject to compliance with applicable laws. ठीक है, तो ये वेस्टिंग के लिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए? 1 ईयर। 1 year.
दैट मीन्स आज दिया तो सबसे पहला राइट जो एक्सरसाइज करने का होगा उसको वो 1 साल बाद होगा। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को आप मर्जर स्कीम के परसेंट में दे रहे हो कि पुरानी कंपनी में उसके पास ईसॉप थी, अब वो कंपनी तो मर्ज होगी, अब उसको हम इस कंपनी की ऑप्शन दे रहे हैं, तो जितना टाइम उसने वहाँ होल्ड किया था वो टाइम माइनस हो जाएगा। तो उसको 6 महीना उसने होल्ड किया था तो उसके लिए वेस्टिंग पीरियड सिर्फ 6 मंथ ही रहेगा। तो ये एक्सेप्शन होगी जनरल रूल की कि मिनिमम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। डेथ और इनकेपेसिटी के केस में हमने कल ही पढ़ा था कि अगर डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली सारी ऑप्शन इमीडिएटली वेस्ट हो जाती है। अगर आज आपने ग्रांट दी, कल डेथ होगी तो वेस्ट हो जाएंगी, तुरंत सारी नॉमिनी वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, परमानेंट इनकेपेसिटी होगी तो भी सारी वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट होंगी तो सारी नहीं वेस्ट होंगी, जो वेस्टेड है एज पर शेड्यूल ही चलेगा। as per anything mentioned in the ESOP. हाँ, तो एज पर शेड्यूल ही चलेगा, जैसा जो टर्म्स है उन टर्म्स पे उसको मिलती रहेगी, इवन दो ही इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। और फिर कंपनी को क्या करना है, कंपनी को अप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी है डेथ और इनकैपेसिटी के केस में क्या ट्रीटमेंट। तो 1 क्लियर है वेस्टिंग का। यस सर 2 the company may specify for the shares issued percent lock in period specify करनी। तो लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड होता है जिसमें वो सेल नहीं कर सकता। राइट। तो अभी तो पहला तो था कि आज ग्रांट की तो मिनिमम 1 साल बाद तो उसका राइट बनेगा वेस्टिंग का। यस सर। फिर अगर वो एक्सरसाइज कर लेता है तो अब कंपनी के ऊपर है कि उसको आगे लॉक इन पीरियड रखना है कि नहीं रखना है। तो जो शेयर्स अलॉट होंगे, अगर कंपनी लॉक इन पीरियड नहीं रखती है तो इमीडिएटली वो सेलेबल हो जाएंगे। अगर लॉक इन पीरियड रखेंगे तो उतने टाइम तक सेल नहीं हो पाएंगे। ओके सर क्लियर। अभी हम लोगों ने 3 पढ़े ना, 16, 17, 18। 16 क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन था। ये क्या बोल रहा था? No ESOP shall be offered unless a disclosure specified in Part G of Schedule 1 of these regulations are made by the company. मतलब अच्छा ये क्या बोल रहा था? हाँ, तो फिर ये तो यही बोल रहा था कि जो भी Part G में डिस्क्लोजर्स हैं वो सब हमें करने हैं और उसी के हिसाब से ही ESOP अलॉट होगा टू द प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन ग्रांटीज। इसका मतलब क्या है जनरल लैंग्वेज में कि आपकी जो भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट है वो 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट जनरल डिस्क्लोजर अबाउट द कंपनी है और सेकंड पार्ट ईसॉप स्कीम है। ये दोनों कंबाइंड मिलके एक ऑफर डॉक्यूमेंट बनेगा जो हर ऑप्शन गारंटी को जाएगा बिफोर ग्रांट ऑफ ऑप्शन। यस सर। फिर प्राइसिंग के लिए क्या रूल था? The company granting options to its employees person shall be free to determine, मतलब they are free to determine the exercise price, बस वो फेस वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए और रेगुलेशन 15 के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। ठीक है। और फेस वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए। दिस कम्स फ्रॉम कंपनीज एक्ट। और वेस्टिंग पीरियड का क्या? वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। और फिर वो बाकी वो सब है कि अगर कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो गया तो क्या होगा, रिजाइन कर दिया तो फिर क्या होगा, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, डेथ हो गई, तो उस हर केस में क्या क्या प्रोविजंस होंगे। और लॉक इन पीरियड कंपनी को स्पेसिफाई करना है, पर्सुएंट टू एक्सरसाइज करना है, मतलब कर सकती है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, ऑप्शनल में है। इट्स नॉट। अब जो जिसको आपने ऑप्शन ग्रांट कर दी उसके राइट्स क्या है आपके हिसाब से? जिसको ऑप्शन ग्रांट कर दी वो एक्सरसाइज कर सकता है। जब वो एक्सरसाइज कर लेगा तो उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे। जब वो एक्सरसाइज जब वेस्टिंग अभी एज ऑफ नाउ क्या राइट्स है? राइट्स ऑफ द ऑप्शन होल्डर। सच तो ऑप्शन होल्डर के पास एज ऑन डेट जिस दिन ऑप्शन मिली उस दिन तो कोई भी राइट्स नहीं। अच्छा, तो ये पढ़ते हैं जरा। An employee shall not have the right to receive any dividend or to vote or in any manner enjoy the benefits available to a shareholder in respect of an option granted to him or till shares are issued to him. वही लिखा हुआ है upon exercise of the option कि ऑप्शन ग्रांट होने से शेयर होल्डर वाला कोई भी राइट नहीं मिलता जब तक वो शेयर्स में एक्सरसाइज ना। तो ऑप्शन ही है ना, जब तक वो एक्सरसाइज के पैसे नहीं देगा तब तक कैसे? क्लियर ना? अभी कंसेप्ट क्लियर है तो ये जो लिखा है उसका आंसर भी हमें क्लियर होना चाहिए। 20 में क्या होगा? कंसीक्वेंस ऑफ फेलियर टू एक्सरसाइज ऑप्शन क्या होगा? अगर नहीं करेगा एक्सरसाइज ऑप्शन तो वो हमारी स्कीम में लिखा होगा कि लैप्स हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे, वापस ESOP पूल में चले जाएंगे, कि उनका क्या होगा उस हिसाब से हो जाएगा। पर वो एम्प्लॉइज एज फार एज एम्प्लॉइज कंसर्न्ड उसको वो फ्यूचर में कुछ ऐसा राइट नहीं मिलने वाला है वापस।
The amount paid by the employee, if any, at the time of grant, vesting, or exercise of option may be forfeited by the company if the option is not exercised by the employee in the exercise period. हाँ, amount भी forfeit हो गया अगर कुछ हमने करा है upfront payment तो वो forfeit हो जाएगा. May be refunded to the employee if the options are not vested due to non-fulfillment of conditions relating to vesting of option as per the ESOS. अब कैसे है, अगर कंपनी ने ये स्कीम निकाली कि हम ये ऑप्शन दे रहे हैं और अपफ्रंट उसने सबसे 1-1 रुपया लिया पर शेयर, हाँ जी, ठीक है, अब 1 साल बाद जब उसको वेस्ट हुई तो उसके अगले 2 साल में उसने एक्सरसाइज नहीं की, राइट, तो कंपनी ने वो राइट अवेलेबल किया था उसको 2 साल के लिए, स्टिल उसने यूज नहीं किया, यस सर, तो वो 1 रुपया जो है वो कंपनी खा गई, फॉरफिट हो जाएगा. हाँ जी, लेकिन हाँ जी. अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड थी कि अगर आप इतना KRA पूरा करोगे और उसने नहीं की और उसको ईसॉप नहीं मिली तो उसका पैसा वापस हो जाएगा. जो वेस्टिंग की कंडीशन थी कि आप ये करोगे तभी आपको वेस्ट होंगी. हेलो, हेलो, हाँ हाँ जी सर, अब आ गई आवाज वापस. आएगी, आज दूर ही रखा हुआ. अभी तक ब्रेक नहीं हुई ना आवाज? अभी हुई थी बस 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड पहले. ठीक है, तो दो सिनेरियो है. एक कि जब उसको वेस्टिंग होगी लेकिन उसने एक्सरसाइज नहीं किया तो वो पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेगी. हाँ जी. और अगर उसको वेस्ट ही नहीं हुई, अगर 1 साल के बाद होनी थी और आधे साल में ही छोड़ गया लेकिन ऑप्शन के टाइम पे उसने पैसा दिया था तो उसको वापस हो जाएगा. ओके सर. ठीक है, 20 यही बोल रहा है, कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर. ठीक है, हाँ जी सर. तो ईसॉप के पॉइंट क्लियर हो गए? यस सर. क्या पॉइंट है? 15, 16, 17 खाली ऊपर ऊपर से. एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, में हाँ, क्या था हाँ. कि स्कीम में सब डिटेल होनी चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होएगा, और आपको डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाना है, प्राइसिंग फ्री टू प्राइस, वेस्टिंग 1 साल की वेस्टिंग, और और बाकी 4-5 मर्जर कंडीशंस के केस में, है. डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में आपको पॉलिसी बनानी है. लॉक इन पीरियड आप चाहो तो रख सकते हो, ऑप्शन होल्डर को कोई राइट नहीं है जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करता, और एक्सरसाइज अगर नहीं करता तो जो भी पैसा अगर उसने अपफ्रंट दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा. अगर उसने पूरा एक्सरसाइज पीरियड खा लिया फिर भी नहीं दिया, और उसको रिफंड हो जाएगा अगर वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई जिसके कारण वेस्टिंग होनी थी. राइट. तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन थे ईसॉप के लिए. जब आप ईसॉप स्कीम बना रहे हो तो ये पॉइंटों को टिक करना है. यस. अब परचेज स्कीम क्या है? ईसॉप परचेज स्कीम क्या थी? Subject to the provision, an employee stock purchase scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated. सेम जैसा भी ऊपर पढ़ा हमने. हाँ. Pricing and lock-in. A company may determine the price of shares to be issued under an employee stock purchase scheme subject to conforming to the accounting policies specified under Regulation 15 of these regulations. सेम ऊपर जो लिखा था कि आप फ्री टू प्राइस. Yes, sir. Shares issued under an employee stock purchase scheme shall be locked in for a minimum period of 1 year from the date of allotment. Provided that in case where shares are allotted by a company under an employee stock purchase scheme in lieu of shares acquired by the employee under an employee stock purchase scheme in another company which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the lock-in period already undergone in respect of shares of the transferor company shall be adjusted against the lock-in period required under this sub-regulation. अब इसमें देखो क्या फर्क आ रहा है, सुनो ना, सेम चल रहा है जैसे डेथ कैपेसिटी भी सेम चल रहा है. अब ईसॉप में 1 साल का मिनिमम वेस्टिंग पीरियड लिखा था. हाँ जी. और यहाँ पे है 1 साल का लॉक इन पीरियड. तो आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों. हाँ, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है बिकॉज ये स्टॉक परचेज है. अब वो ऑप्शन है तो वो तो मिली 1 साल बाद रहा है. हाँ. तो इसलिए क्या कहते हैं वो वैसे ही लॉक्ड हो गया एक तरीके से. अब ये स्टॉक परचेज है, इसमें लॉक इन डालना जरूरी है, नहीं तो वो विद इन 1 ईयर ही वो हैंड्स चेंज करके ओनरशिप में फर्क आ जाएगा. तो बेसिक चीज दोनों में यही है कि ESPS स्कीम में जब भी ग्रांट होती है तो सीधे शेयर्स ग्रांट होते हैं. कंडीशन मेट हुई आपकी, आपको इमीडिएटली ग्रांट हो गए. लेकिन जो शेयर्स मिले अब वो 1 साल के लिए लॉक इन में, तो टेक्निकली आपके इक्विवेलेंट ही हो गए. आपको ईसॉप भी मिलता तो भी 1 साल बाद उस शेयर को कन्वर्ट कर सकते थे. यहाँ पे आपको आज शेयर मिले लेकिन 1 साल तक आपको रुके रहना. फर्क इतना है कि यहाँ पे पैसा 1 साल तक आपका स्टकअप हो गया. हाँ जी सर. ऑप्शन में आपका पैसा स्टकअप नहीं होता. ये एक और डिफरेंस है. देखो, शेयर जब आप लोगे तो डे 1 से ही आपको जो है वो पैसा आपका रुक जाएगा क्योंकि आपको जो भी अपफ्रंट प्राइस देना है.
लेकिन ईसॉप अलॉटमेंट पे तो एक्सरसाइज के टाइम पैसा देना पड़ता है। राइट सर। तो इसमें भी वही केस है, अगर मर्जर का स्कीम है तो उसके बाद भी लॉक इन लगेगा और जितना टाइम ऑलरेडी लॉक्ड इन था उतना कम हो जाएगा। डेथ के केस में लॉक इन खत्म हो जाएगा। यस नेक्स्ट। सर। If employee stock purchase scheme is part of a public issue and the shares are issued to employees at the same price as in the public issue, the shares issued to employees pursuant to employee stock purchase scheme shall not be subject to any lock-in. अभी कंपनी आईपीओ आ रही थी, आईपीओ लाते हुए उसने ईसॉप स्कीम भी ले आई, ईएसपीएस, और सेम रेट पे, जिस रेट पे आईपीओ खुला उसी रेट पे ये प्राइस शेयर्स उसने एम्प्लॉय को दिए। राइट सर। अब क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज आईपीओ में शेयर्स मिलना नहीं मिलना लक की बात है। राइट सर। लेकिन इसमें तो आपको शॉर्ट शेयर मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे इश्यू प्राइस की बात हो रही है, लिस्टिंग तो अपने प्राइस पे ही होती है, तो दे में स्टैंड टू गेन इमीडिएटली, पर वो सेम फुटिंग पे होगी, जो पब्लिक पैसा दे रही है वही वो लोग दे रहे हैं, तो इसलिए उसमें कोई लॉक इन नहीं है उनको। क्लियर? तो ईएसपीएस में क्या हाँ थी, हाँ सब कुछ सेम हाँ, था, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, या आईपीओ वाला प्रोविजन एक्स्ट्रा है। बस। अभी एसएआर स्कीम की हाँ बात करो, इसमें क्या होना चाहिए? Stock Appreciation Rights Scheme. Administration and implementation. Subject to the provisions of these regulations, a Stock Appreciation Rights Scheme shall contain the details of the manner in which the scheme will be implemented and operated. ठीक है, same. Subject to the provisions of these regulations, a company shall be free to implement cash settled or equity settled stock appreciation rights scheme, provided that in case of equity settled stock appreciation rights scheme, if the settlement results in fractional shares, then the consideration for fractional shares should be settled in cash. समझाओगी क्या बोल रहा है? हाँ सर, shall contain the details of the manner in which scheme. Stock appreciation scheme में सब कुछ होना चाहिए, details of the manner in which the scheme will be implemented, किस तरह से वो implement होएगी, क्या क्या procedure होगा, कैसे operation होगा उसका. But the second thing is a company shall be free to implement cash settled, equity settled. कंपनी अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकती है कि उसे कैश सेटल्ड चाहिए एसआर स्कीम या इक्विटी सेटल्ड। दोनों में क्या बात करेंगे फर्क ना, है? जो भी एप्रिसिएशन होता है वो कैश में सेटल करना है या शेयर्स अलॉट करके सेटल करना है। तो इक्विटी सेटल्ड एसआर स्कीम में अगर फ्रैक्शनल शेयर्स आते हैं, वो जो फ्रैक्शन बच जाता है वो कैश में सेटल होगा। जैसे अगर 4.5 आ रहा है तो 4 शेयर्स अलॉट करके 0.5 के बदले में पैसे कैश में। No stock appreciation right shall be offered under any SAR scheme unless the disclosures as specified in Part G of Schedule 1 of these regulations are made by the company to the prospective SAR grantees. ठीक है। इसमें अभी आपको एक चीज ध्यान रखना, हर जगह शेड्यूल 1 का रेफरेंस हो रहा है, तो ये पढ़ने के बाद अपन शेड्यूल 1 पे जाएंगे क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जैसे आप स्कीम के साथ डिस्क्लोजर देने हैं तो ये भी डिस्क्लोजर के साथ ही देनी है स्कीम। ठीक है सर। वेस्टिंग का क्या प्रोविजन है? There shall be a minimum vesting period of 1 year in case of stock appreciation rights scheme. Provided that in a case where stock appreciation right is granted by a company under a stock appreciation rights scheme in lieu of stock appreciation rights held by the employee under a stock appreciation rights scheme in another company, which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the stock appreciation right granted by the transferor company were held by the employee shall be adjusted against the minimum vesting period required under this sub-regulation. तो वही सेम, अगर ऑलरेडी किसी का टाइम गया तो वो वहाँ पे उसको एडजस्ट हो जाएगा वेस्टिंग पीरियड में। हाँ जी। डेथ और इनकैपेसिटी में provided further that in the event of death or permanent incapacity, the minimum vesting period of 1 year shall not be applicable. In such instances, the option shall vest on the date of death or permanent incapacity. जैसे ही हो जाएगा death या तो वैसे ही vest हो जाएंगे, तो same. The company implementing a stock appreciation rights to the death or permanent incapacity of an employee, subject to compliance with applicable laws. ठीक है, सेम चल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आया है अभी। बोलो। मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन राइट का क्या एक्चुअली जो एप्रिसिएशन होता था, जैसे आज हमने अलॉट करे 1000 शेयर्स, तो और
अच्छा, मैं आपको कब एग्जांपल जब देता हूँ, सुनो ना, आप एग्जांपल देता हूँ हम आपको। जैसे बेनिफिट कैसे होता है ईसॉप में, प्रॉफिट कैसे होता है? जो मार्केट प्राइस है और जो प्राइस हमें कंपनी जिस पे एक्सरसाइज करने दे रही है वो मार्केट प्राइस से कम होता है, तो उसे माइनस करके जितना बच जाता है वो हमारा बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, इसमें आपका कोई आउटगो होता है, कोई पैसा देना पड़ता है आपको? हाँ, देना पड़ता है एक्सरसाइज के टाइम पे एक्सरसाइज। देना पड़ता है ना, और ये देने के बाद हाँ ही हाँ आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यस सर। अगर आपको पैसा ना देना पड़े और सिर्फ प्रॉफिट ही मिले तो? हाँ तो फिर पूरा ही जितना भी प्राइस होगा वो प्रॉफिट ही हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर आपको पैसा ना देना पड़े, आपको एक एक्स रेट बता दिया आज आपको, हाँ हाँ बेस रेट बता दिया और बोला 1 साल बाद जो रेट होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ये आपका प्रॉफिट बनता। राइट। उस प्रॉफिट के बदले में हम आपको शेयर देंगे या कैश देंगे। नहीं तो जो वो बेस रेट है वो लोग दे रहे हैं क्या हाँ, फ्रंट वो वहां पे? ग्रांट अपफ्रंट रेट देते हैं ना। हाँ, जैसे तो मतलब 10 रुपए का 10 रुपए दे रहे हैं वो, और अगर फिर 100 रुपए का हो गया तो 90 रुपए जो है वो हम उन्हें शेयर भी अलॉट कर सकते हैं, कैश भी दे सकते हाँ, तो इस केस में एम्प्लॉय की जेब से कुछ नहीं गया, सिर्फ बेनिफिट ही मिला उसको। हैं। क्यों, जो बेस रेट है वो? कुछ दिया नहीं ना, किसी ने कुछ लिया दिया कुछ नहीं ना, सिर्फ फिक्स किया रेट कि इस रेट से अच्छा हम बस वो ऐसे ही कैलकुलेट इस करेंगे। रेट पे हम आपको दे रहे हैं, इस रेट पे हम आपको दे रहे हैं। ये और एसएआर अगर प्राइस ये है, इसको बोलते हैं एसएआर हाँ प्राइस। ये जो प्राइस है ये एसएआर हाँ प्राइस है। अब आपको जो हाँ हाँ जिस दिन आपका वेस्टिंग होगी उस दिन का जो प्राइस है उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, जो हम कैश में या इक्विटी में सेटल कर देंगे। तो आपको कोई शेयर लेने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली एक तरीके से सर वो यही कह रहा है कि हम भैया तुझे मार्केट प्राइस का ही शेयर दे रहे हैं, हम्म। और हम दे रहे हैं, कुछ भी शेयर जिसके लिए नहीं हम दे रहे, हम देंगे हम कुछ नहीं। राइट दे रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ, जैसे ऑप्शन होता है वैसे ही हम हम्म। राइट दे रहे हैं। हम्म। कि मतलब अगर मेरा शेयर 400 का है तो एक हम्म। तरह से आई एम गिविंग यू अ राइट टू हम्म। हैव दिस हैव 100 शेयर्स ऑफ 400 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। एंड अगर वो 400 का 800 हो गया तो आई विल गिव यू 400 रुपीज पर शेयर कैश, और आई विल अलॉट शेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। यही हाँ हो गया। यस। तो जो कैश ये में दिया करा तो नहीं है ना कैश कभी, शायद सेटल। इसलिए बार बार हाँ कॉन्सेप्ट कोई बात कंफ्यूज हो नहीं, गया। कैश में दिया तो कैश सेटल्ड और शेयर दिए तो इक्विटी सेटल्ड। ठीक है सर। अब इनके राइट्स क्या होंगे एसएआर होल्डर के? राइट्स ऑफ द एसएआर होल्डर। सर आगे करिए। बताना, पूछ रहा हूँ तेरे से। अच्छा अच्छा, आप पूछ रहे हैं मुझसे। अच्छा, स्टॉक एप्रिसिएट इनके राइट्स एज ऑन डेट तो इनके भी कुछ राइट्स नहीं होंगे, because this is also only a right and not actually पढ़ a ले stake. अभी। चलो हाँ वही है, वही लिखा है ठीक। सर। हाँ shall ठीक है। not have the right to receive dividend. अब आ हाँ जाओ हाँ जनरल बेनिफिट स्कीम पे। क्या होती थी हाँ। जनरल बेनिफिट स्कीम? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वो होती थी कि अगर एम्प्लॉय वाइल इन हिज टेन्योर, अगर उसे किसी भी चीज का मतलब बेसिकली वो है मेडिकल वगैरह कवर करवाना है दे तो लो, वो सब रुक इसमें जाओ, कवर हो जाएगा, तो रुक ऐसा जाओ, कुछ। देख लो ई एफ जी, पढ़ लो, ओ पढ़ो, जनरल बेनिफिट स्कीम। Employee means any scheme of a company framed in accordance or dealing in shares of the company or the shares of its listed holding for the purpose of employee welfare, including healthcare benefits, hospital care of benefits, or benefits in the event of sickness, accident, disability, death, or scholarship funds, or such other benefits as specified by such company. ठीक है, तो जो स्कीम इन हाँ सब जी। पर्पजेस के लिए बनती है और उसके लिए शेयर्स को आप ईयरमार्क करते हैं कि ये शेयर्स के थ्रू हम इसको सेटल करेंगे। ठीक है, ना पढ़ लिया आपने? बोलो। Subject to the provisions of these regulations, general employee benefit scheme shall contain the details of the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated. The shares of the company or shares of its listed holding company shall not exceed 10% of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its latest balance sheet, whether audited or limited reviewed for the purpose of general employee benefit scheme. The secretarial auditor of the company shall certify compliance with sub-regulation 2 at the time of adoption of such balance sheet by the company. ठीक है, अब आपकी जो टोटल बैलेंस टोटल एसेट्स है,
उसमें ये शेयर्स जो टोटल एसेट का 10% से ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, फिर सेक्रेटरी ठीक है ऑडिटर सर। क्या करेगा, ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा। तो जिन कंपनियों ने ये किया है तो उनको ये रिक्वायरमेंट आएगी कि ये मॉनिटर करना है कि उनकी टोटल एसेट का 10% से ज्यादा शेयर्स नहीं होल्ड कर रहे हैं वो लोग, और सेक्रेटरी ऑडिटर इसका सर्टिफिकेट देगा बैलेंस शीट के टाइम पे। ये रिटायरमेंट सर बेनिफिट कॉमन है या जनरल वाली स्कीम? नहीं, इतनी कॉमन जनरल नहीं है, एम्प्लॉयड इतनी कॉमन नहीं है, आई बहुत हर्ड रेयर है। अबाउट इट बिकॉज जनरली कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस के कवर्स वगैरह ही देती हैं। हाँ, पर इन्होंने प्रोविजन करके रखा है, अगर कोई करती है तो मैक्सिमम इतना ही कर सकती है। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, administration and implementation. Retirement benefit scheme may be implemented by a company subject to compliance with these regulations and provisions of any other law in force in relation to retirement benefits. The retirement benefit scheme shall contain the details of the benefits under the scheme and the manner in which the scheme shall be implemented and operated. The shares of the company or shares of its listed holding company shall not exceed 10% of the book value or market value or fair value of the total assets of the scheme, whichever is lower, as appearing in its later limited review for the purpose of retirement benefit scheme. The secretarial audit of the company shall certify compliance with sub-regulation 3 at the time of adoption of such balance sheet by the company. तो दोनों में जीवीएस और ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में पहली चीज दोनों में कॉमन थी कि ये स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होनी है वो आपको मेंशन करना है। फिर इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम में पहला पॉइंट एक्स्ट्रा है कि आपको रिटायरमेंट लॉस को भी फॉलो करना है इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। दोनों केस में जो शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो टोटल एसेट का 10% से ज्यादा नहीं हो सकते, और सेक्रेटरी ऑडिटर इस चीज को सर्टिफाई करेगा। राइट, तो पांचों स्कीम का पॉइंट आया। Yes, sir. चैप्टर 4 क्या है, स्वेट। तो ये अपना ईसॉप का इशू यहाँ पे खत्म हुआ। अब अभी इसके बाद स्वेट खत्म होने के बाद और क्या प्रोविजंस है? General obligations. नहीं, ये उसके ही चल रहे थे, चैप्टर 4 के, स्वेट के। अच्छा, ठीक है, फिर यहाँ पार्ट 2 चैप्टर एनफोर्स 5 एनफोर्स। पावर। अभी आप अगर एग्जाम्पशन चाहिए हाँ, किस हाँ, रेगुलेशन से हाँ, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, हाँ, तो आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, पढ़ लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या। एग्जाम्पशन फ्रॉम एनफोर्समेंट। सर आपने डिनर कर लिया? करेंगे ना, बस 5-10 मिनट डिनर करेंगे, कर लिया? ये होने वाला ज्यादा ठीक बड़ा। है। नहीं, मैं तो कर चुकी हूँ, मुझे कुछ हाँ नहीं ठीक है था। ना, अभी हो जाएगा, अभी 10-15 मिनट का ही। The board may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of these regulations for a period as may be specified, but not exceeding 12 months, for furthering innovation relating to testing new products, processes, services, business models, etc., and live environment of regulatory sandbox in the securities market. तो Any exemption? बोर्ड कौन है? सेबी है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए एग्जाम्पशन चाहिए तो आप सेबी को अप्लाई कर सकते हो। वो किस कंटेक्स्ट में, जब आप कोई नए प्रोडक्ट प्रोसेसेस ट्राई कर रहे हो। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक एनवायरनमेंट है जो नीचे उसमें डिफाइन किया है, जहाँ पे आप नए नए प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हो। नीचे पढ़ो एक्सप्लेनेशन में, व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। पढ़ लिया मैंने। For the purposes of these regulations, regulatory sandbox means a live testing environment where new products, processes, services, business models, etc., may be deployed on a limited set of eligible customers for a specified period of time for furthering innovation in the securities market, subject to such conditions as may be specified by the board. ठीक है, ये तो एक सिंगल टाइप की एग्जाम्पशन होगी जब आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में कुछ तो नया ट्राई कर रहे हो, तो आप इस क्लॉज के अंदर 42 में एप्लीकेशन कर सकते हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोविजन से फ्री कर दो। और दूसरे केसेस में exemption from enforcement of the regulations in other cases, the board may suo motu or on an application made by a company for reasons recorded in writing, grant relaxation from strict compliance with any of these regulations, subject to such conditions as the board deems fit to impose in the interest of investors in securities and securities market. A company making an application under sub-regulation 1 shall pay a non-refundable fee of ₹1 lakh by way of direct credit in the specified bank account of the board through NEFT, RTGS, IMPS, or any other mode allowed by the तो और किसी केस में अगर आपको किसी क्लॉज में डिफिकल्टी आ रही है तो प्रॉपर रीजनिंग देके आप सेबी को अप्लाई कर सकते हो 1 लाख रुपए की फीस के साथ। मिसलेनियस में
directions by the board without prejudice to provisions of the Act and those of the Companies Act 2013. The board may, in case of any violation of these regulations and in the interest of the investors and the securities market, issue such directions as it deems fit. ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन हाँ वो जी। दे सकता है। हाँ जी। आगे, रिमूव डिफिकल्टीज। Power to remove difficulties. In order to remove any difficulties in the interpretation and application of the provisions of these regulations, the board may issue necessary clarifications. The board may specify such disclosure and process requirements as may be necessary for protection of interests of investors and securities market and inter alia for regulation of all schemes by listed companies for the benefit of the employees involving dealing directly or indirectly in shares and matters connected therewith or incidental therewith. तो बोर्ड को पावर आ रही है कुछ भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सर्कुलर्स देने के लिए, डायरेक्शंस Yes, sir. देने के लिए। और रिपील एंड सेविंग में पुराना जो रेगुलेशन था, 2 रेगुलेशन रिपील हो गए, ईसॉप रेगुलेशंस और स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस। ठीक है, तो उसके बाद अभी अगस्त 21 के बाद अब यही रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो मेजर चेंज जो हम लोगों ने पहले से कंपेयर में देखा था, एक चेंज तो यही था कि अभी जो भी सर्टिफिकेशन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जगह सेक्रेटरी ऑडिटर से लेना है। ठीक है, अब ये रिपील सेविंग के बाद अपने को देखना है कि डिस्क्लोजर इन लोगों ने क्या, ये शेड्यूल 1 थी। ठीक है, हमने याद है हाँ, पढ़े जो थे। बहुत जगह रेफर्ड है। तो सबसे हाँ, पहले वही जगह है। ट्रस्ट डीड में क्या क्या होना चाहिए, हाँ, डिटेल ऑफ ट्रस्ट, ऑब्जेक्ट, क्या डिटेल, नाम है, ऑब्जेक्ट है, सेटलर कौन है, स्कीम क्या है, सोर्स क्या है, कैसे यूज होगा, पावर एंड ड्यूटीज क्या है ट्रस्टी की, डिसोल्यूशन के प्रोविजन, मतलब मिनिमम ये सब क्लॉजेस होने ही चाहिए कि ड्यूटी ऑफ ट्रस्टी और इंटरेस्ट क्या है। फिर कंपनसेशन कमेटी क्या क्या ध्यान रखेगी स्कीम बनाते हुए, कितनी क्वांटम ऑफ है, ऑप्शंस। काइंड ऑफ बेनिफिट्स, कंडीशंस क्या है, एक्सरसाइज पीरियड क्या है, स्पेसिफिक, तो ये हर एक पॉइंट कवर होना चाहिए। क्योंकि जब आप इन प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करोगे तो हर एक के आगे पूछेगा कि आपने इसके लिए क्या प्रोविजन रखे हैं। ओके सर। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आप बनाने लग रही हो, तो जिस टाइम आप बनाओगी तो इसको जरूर देखना। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको हाँ, क्या क्या जब भी देना, कोई डॉक्यूमेंट बनेगा इसके अंदर, वो आई थिंक उसमें ये सब जगह आपको एप्लीकेबल ये है। टिक मारना पड़ेगा। अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हाँ, तो बनाने के बाद इन रेगुलेशन से टिक मारना पड़ेगा कि सारे प्रोविजंस आपके कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। यस एक्सप्लेनेटरी सर। स्टेटमेंट में क्या होगा, ये लिखा हुआ है, ये इतने पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। फिर एक्सचेंज को जब हम सबमिट करेंगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, तब क्या देना है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। फिर उसके बाद जब लिस्टिंग होएगी तब क्या देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, स्कीम नोटिस, रेजोल्यूशन, प्रमोटर लिस्ट, ऑनर रिपोर्ट, सेक्रेटरी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी और अंडरटेकिंग। ठीक है, प्रोसीजरल पार्ट है। फिर जब हम शेयर इशू करते हैं तब हमको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो ये यस उनकी इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन में ऑलरेडी ये फॉर्म बना हुआ है, इसके आगे हमको फिल इन द ब्लैंक भरने पड़ते हैं। फिर बोर्ड को अपनी रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देने, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीम, सब वेस्टिंग पीरियड, ये वो सब जो भी डिस्क्लोजर्स हैं ये आपको देने पड़ते हैं। इसमें क्या क्या देना पड़ता है, अभी कोई वर्ड अगर आप देखो आपको नहीं समझ आ रहा तो क्या लिखा हुआ है देखो एक बार। नंबर ऑफ ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ग्रांटेड, at the beginning of the period, number of options granted, number of options forfeited, lapsed, number of options vested during the year, number of options exercised during the year, number of shares arising as a result of exercise of options. नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। हेलो बोलो आगे। मनी लाइव हेलो। हाँ आ रही है आवाज? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अभी अनस्टेबल हो गया, ये भी थक गया अभी तक। हेलो हेलो, हाँ हेलो, यस सर। आ रही है ना? ठीक है, अभी ईसॉप में क्या डिस्क्लोजर देने हैं, ईएसपीएस के केस में, एससीआर के केस में क्या डिस्क्लोजर देने हैं, जीवी में क्या डिस्क्लोजर देने हैं, ट्रस्ट की क्या डिटेल देनी है, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम क्या देनी है, ट्रस्ट की डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए कंपनी के बारे में, रिस्क फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम, शेड्यूल 2 में क्या है, स्वेट इक्विटी का, वो हमारे को लिंक नहीं है। ठीक है, ये हमारा ईसॉप खत्म हो गया।
अब इसको एक बार ऐसे ऊपर से देखना हो तो क्यों बना था वो क्लियर है, शो टाइटल क्लियर है, फिर इसके बाद किसको एप्लीकेबल है वो क्लियर है, प्रेफरेंशियल के रूल नहीं लगेंगे, फिर डेफिनेशंस थी 2 में, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस था, ट्रस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या रूल है, एलिजिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है, कंपनसेशन कमेटी के क्या रूल है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल कब लगेगी, वेरिएशन ऑफ द टर्म्स के टाइम पे क्या एप्लीकेबल प्रोविजंस है, वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट बचे हुए पैसे का क्या होगा, ट्रांसफरेबल है कि नहीं क्या स्कीम, उसके बाद आपका लिस्टिंग कैसे करोगे, लिस्टिंग में 2 पार्ट थे कि आप स्कीम लिस्ट कराओगे और शेयर्स की इंटीमेशन दोगे जब एक्सरसाइज होंगे, फिर अनलिस्टेड कंपनी को क्या करना है, फिर कंप्लायंस एंड कंडीशंस क्या है अनलिस्टेड कंपनियों के केस में प्री आईपीओ वाली कि अगर आप फर्दर ग्रांट करते हो तो, फिर ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगेगा सेक्रेटरी ऑडिटर का जो आपको आरएजीएम में रखना है, फिर आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देने हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है, फिर चैप्टर 3 में आपका अलग अलग स्कीम के लिए प्रोविजन है, ईसॉप के लिए क्या प्रोविजन है, ईएसपीएस के लिए क्या प्रोविजन है, एसएआर के लिए क्या प्रोविजन है, वेस्टिंग के लिए क्या प्रोविजन है, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के लिए क्या प्रोविजन है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए क्या प्रोविजन है, और लास्ट में वो शेड्यूल 1 थी जिसमें सारे डिस्क्लोजर्स थे। ठीक है, हाँ जी सर। अब ये तो आपने देख लिया, अब मुझे ये बताओ कि ये सब आ कहाँ से रहा था, सेक्शन कौन सा है जो इसको अलाउ कर रहा है, मैं आपको एक शेयर कंपनीज एक्ट का। हाँ, हाँ तो अभी वो छोटा सा प्रोविजन और देख लेते हैं फिर ये क्लोज होगा। सर, स्वेट इक्विटी तो रह गया ना अभी। हाँ ये ईसॉप कवर किया ना, स्वेट इक्विटी अपने आप में अलग है बेटा, उसका कंपनीज एक्ट के साथ पढ़ना अच्छा पड़ता है, ये हमने ईसॉप कवर किया, अगर अच्छा इसका स्वेट करना है तो फिर स्वेट अलग से शुरू करें। अच्छा, मतलब बेसिकली एज फार एज ईसॉप इज कंसर्न, तो ईसॉप पूरा हुआ। लिस्टेड के लिए सिर्फ ये पढ़ के हो जाएगा। हाँ अब मैं और आपको अनलिस्टेड कंपनी वाला दिखा रहा हूँ, अब अनलिस्टेड वाला दिखा रहा हूँ कि उसका क्या प्रोविजन है और उसमें क्या है, जो आप जो भी आपने पढ़ा ना वो सब उसमें रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको पूरा होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ कि क्या फर्क है दोनों में, तो आप ये कह सकते हो कि मुझे अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों का पता है, उस स्टेज पे ला रहा हूँ आपको, का ईसॉप पता है, पूरा एक्चुअली ईसॉप ईसॉप पता है। मैंने करा भी है, लिस्टेड अनलिस्टेड हाँ दोनों का। तो अभी वही है ना, कुछ नया कुछ नहीं था जो आपने वो किया, जो क्या, वही वही सब चल रहा है। ठीक है, अब इसमें तो मतलब वही उसमें वो फिर समझ भी अच्छे से आता है। शेयर कैपिटल एंड एक डिवेंचर। स्टॉक एक स्टॉक एप्रिसिएशन हम्म, राइट्स का कॉन्सेप्ट नया था। फिर अलग 4 टाइप की स्कीम, ईएसपीएस ईएसएस में फर्क, अब ये वो देखो, तो फिर थोड़ा बहुत ही फर्क है। सुनो, अब ये सेक्शन है 62 जहां से ईसॉप निकल के आ रही है। हम्म, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स वाला। हाँ इसमें 62(1) ए बोलता है कि सर आपको जब भी आपने खोला शेयर, हुआ है? अच्छा हाँ शेयर आपने शेयर नहीं? रुको एक मिनट शेयर करता हूँ, एक सेकंड, शेयर स्क्रीन, दिखा स्क्रीन पे, हाँ जी सर। तो 62(1) जो है वो कहता है कभी भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है उनको देगी ऑफर। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी, तो ये ईसॉप में भी तो शेयर ही देते हैं ना, यस सर। तो उसमें ये पढ़ो 62(1) पढ़ो पहले, वेयर एट एनी टाइम ए कंपनी, Where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by the issue of further shares, such shares shall be issued to रुक person who जाओ at the रुक date जाओ of the रुक off. जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सच शेयर शैल बी ऑफर्ड, अब सीधा बी पढ़ो, To employees under a scheme of employee stock option subject to special resolution passed by company subject to such conditions as may be described. ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी कंपनी को, प्राइवेट पब्लिक जो भी है सबको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। हाँ जी सर। हाँ कि जी। कोई भी कंपनी
अगर अपनी कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो वो एम्प्लॉइज को ईसॉप स्कीम के थ्रू भी बढ़ा सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और कंडीशंस जो है Yes, sir. प्रेस्क्राइब को फॉलो करके। इस सेक्शन में ईसॉप के लिए तो Yes. यहाँ लिखा है। फिर Mhm. नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं 200 जो काउंट होते हैं Mhm. कि एक साल में प्रोविंशियल अलॉटमेंट 200 से ज्यादा, तो उसमें इनको काउंट नहीं करते ईसॉप को। Right, sir. ठीक है, अब प्रेस्क्राइब्ड में क्या है? ये आपने पढ़ा था। Provision of money by a company for purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees. The company shall not make a provision of money for the purchase of or subscription for shares in the company or its holding company if the purchase of or the subscription for the shares by trustees for the share is for the shares to be held by or for the benefit of the employees of the company unless it complies with the following अब रुक जाओ, conditions. यहीं पे रुक जाओ। अभी आपको याद है आप जब ये काम कर रही थी ईसॉप का, तब ये चीज इतना रिलेट नहीं कर पा रही होगी। इसमें लिखा है कि कंपनी लोन नहीं, अपना कोई लोन नहीं देगी ट्रस्टी को। यहाँ नीचे पढ़ो सेकंड, परचेज सब्सक्रिप्शन और शेयर्स बाय ट्रस्टी को। Money for the purchase. Company shall not make a provision of money for the purchase of for subscription for shares in the company or the purchase of or the subscription for the shares of trust. This is for the shares to be held by or for the benefit of. हाँ, इन कंडीशंस को कंप्लाई में अभी ट्रस्ट नहीं हाँ, बन क्योंकि अभी उससे जब आप कर रही थी, आप डायरेक्ट कर रही थी, आपने ट्रस्ट का रूट नहीं देखा, तो बार बार ये आ रहा है कि ट्रस्टी जो है वो परमिशन लेगा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेगा फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखा है आप सब्सक्राइब नहीं कर सकती, कंपनी लोन नहीं प्रोवाइड कर सकती जब किसको, ट्रस्टी को, इन कनेक्शन विद अलॉटमेंट सब्सक्रिप्शन जो भी है जिसके थ्रू वो शेयर ले सके। किसके लिए? बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज के लिए। क्या कंडीशन पूरी करनी है? The scheme of provision of money for purchase of or subscription for the shares as aforesaid is approved by the members by passing special resolution in a general तो meeting. सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। Such purchase of shares shall be made only through a recognized stock exchange in case the shares of the company are listed and not by way of private offers or arrangement. ठीक है, और ऑन मार्केट शेयर खरीदने, और वहां पे लिखा हुआ था ऑन मार्केट की लिमिट कितनी है। Where shares of a company are not listed on a recognized stock exchange, the valuation of which shares are to be purchased shall be made by a registered valuer. The value of shares to be purchased or subscribed in the aggregate together with the money provided by the company shall not exceed 5% of the aggregate of paid up capital and free reserves of the company. तो अब आप ये समझो कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितनी होगी, 5% ऑफ कैपिटल प्लस रिजर्व की जो अमाउंट है उतना ही पैसा आप उनको शेयर्स के लिए दे सकते हैं। Yes. The explanatory statement to be annexed to the notice of the general meeting to be convened in pursuant to section 102 shall, in addition to the particulars mentioned in sub-rule 1 of rule 18, contain the following particulars, namely the class of employees for whose benefit the scheme is being implemented and money is being provided for purchase of or subscription to shares. ठीक है, The particulars of the trustee or employees in whose favor such shares are to be registered. The explanatory statement में आएगा ना सर सब कुछ। The particulars of trust and name, address, occupation and nationality of trustees and the relationship with the promoters, directors or KMP if any. Any interest of key managerial personnel, directors or promoters in such scheme or trust and effect thereof. The detailed particulars of benefits which will accrue to the employees from the implementation of the scheme. The details about who would exercise and how the voting rights in respect of the shares to be purchased and subscribed under the scheme would be exercised. A person shall not be appointed as a trustee to hold such shares if he is a director, KMP or promoter of the company or its holding subsidiary or associate company or any relative of such director, KMP or promoter or beneficially holds 10% or more of the paid up share capital of the company.
where the voting rights are not exercised directly by the employees in respect of shares to which the scheme relates, the board of directors shall inter alia disclose in the board's report for the relevant financial year the following details, namely the names of employees who have not exercised the voting rights directly, the reasons for not voting directly, the name of the person who is exercising such voting rights, the number of shares held by or in favor of such employees and the percentage of such shares to the total paid up share capital of the company, the date of the general meeting in which such voting power was exercised, the resolutions on which votes have been cast by persons holding such voting power, the percentage of such voting power to the total voting power on each resolution, whether the votes were cast in favor of or against the resolution. तो टेक्निकली आपकी अनलिस्टेड कंपनियों में इतने ही प्रोविजन है, हाँ जी, ठीक है। तो अब हम सेक्शन वाइज चाहें तो कैसे चल गया ये, एक बार रूल्स में भी जाते हैं, इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में होगा है ना। उसके अंदर हम देख रहे हैं 16 के अलावा ईसोप के लिए कोई और रूल नहीं है। इक्विटी शेयर डिफरेंशियल, रिन्यूअल, स्वैट, रिडम्पशन, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर, इश्यू ऑफ 12 रूल है देखो। 12 हाँ 12 है, ठीक है। उसके बाद 62(1)(a) राइट इशू है, प्रेफरेंशियल है, बोनस है, नोटिस है और ये प्रोविजन ऑफ रूल है। तो ये 16 जो था ये था फाइनेंसिंग टू ट्रस्ट, जिसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रस्ट के थ्रू एडमिनिस्टर हो रहा है तो ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि नेसेसरी रेजोल्यूशन पास किया हो। अब ईसोप के केस में क्या रेगुलेशन लगेगा? बोलो। एक कंपनी other than a company other than a listed company which is not required to comply with Securities and Exchange Board of India employee stock option scheme guidelines shall not offer shares to its employees under a scheme of employee stock option hereinafter referred to as employee stock option scheme unless it complies with the following requirements. ठीक है, यहाँ पे रुक जाओ एक बार। अब इसका मतलब पहले इन्होंने सबसे पहले लिस्टेड कंपनियों को एक्सक्लूड कर दिया। तो रूल 12 जो है कंपनीज एक्ट का, क्या वो लिस्टेड कंपनियों को लगेगा? नहीं लगेगा। जो हमने रेगुलेशंस पढ़े हमको वही एप्लीकेबल होंगे ना। ये इसमें जो कुछ भी लिखा है वो कुछ भी नहीं लिखा लगेगा अपने को, क्योंकि उसने सीधे लिख तो पहले लिख दिया ना अदर देन लिस्टेड कंपनी। हाँ, तो ये अब ये किस चीज के लिए हो गया? अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के पूरे रूल्स आपने पढ़े, तो अनलिस्टेड कैसे इश्यू करेंगी? तो मैं आपको एक क्विकली रन ओवर करता हूँ। सबसे पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल होना चाहिए, रेजोल्यूशन फिर एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ सब्सिडरी का एम्प्लॉय, थोड़ा वो चेंज, हाँ सेम है जिसकी थोड़ा वो चेंज है। डायरेक्टर जो हिमसे शेयर होल्ड करता है, स्टार्टअप कंपनी के केस में 10 ईयर का टाइम है, 10 ईयर तक उनको ये 10 ईयर का टाइम किस चीज का? स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेशन से लेके एग्जम्पशन के लिए। ये जो एग्जम्पशन है ना कंडीशन की, ये डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, वो एक स्टार्टअप को पहले 10 साल तक ये प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल है। फिर उनको अपने नोटिस में डिस्क्लोजर्स देने, कितनी ऑप्शन ग्रांट कर रहे हैं, क्या लॉक इन पीरियड है, क्या नहीं है। फिर वो अपनी मर्जी से एक्सरसाइज प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, सेम प्रोविजन है वहाँ पे भी। फिर सेपरेट रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, वहाँ पे भी था होल्डिंग कंपनी के केस में, आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय के केस में। फिर वेरिएशन ऑफ टर्म्स जो है आप कर सकते हो, फिर आपको पूरा रैशनल देना है, ये भी वहाँ पे था। 1 ईयर की वेस्टिंग पीरियड भी वहाँ पर थी लिस्टेड में। मर्जर का प्रोविजन भी वहाँ पे था, लॉक इन पीरियड के लिए भी आप फ्री थे। सेम प्रोविजन चल रहे हैं जो वहाँ पे लिखे हुए थे, कोई उसको राइट नहीं है जब तक हो नहीं जाता। फिर अमाउंट जो है फॉरफिट या रिफंड हो जाएगी अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता। फिर ट्रांसफरेबल नहीं है, हाइपोथेटिकेबल नहीं है। फिर 9% जिसको दिया उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। डेथ के केस में नॉमिनी कर सकता है एक्सरसाइज। परमानेंट इनकैपेसिटी के केस में इमीडिएटली वेस्ट हो जाएंगे। रेजिग्नेशन टर्मिनेशन के केस में अनवेस्टेड कैंसिल हो जाएंगे और वेस्टेड ले पाएगा। बोर्ड को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में ये सब डिस्क्लोजर्स देने जो वहां पर भी थे शेड्यूल में। बस इतना ही है। ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, तो
अब ये फ्लो चार्ट से अगर हम चलें तो सबसे पहले अगर ईसोप की बात करें तो रेगुलेशन है 62(1)(b, राइट। अब उसके बाद Yes. 2 कैटेगरी में बढ़ गया, आप लिस्टेड हो के अनलिस्टेड हो। अगर आप लिस्टेड हो तो अभी जो हमने एम्प्लॉय बेस्ड बेनिफिट रेगुलेशंस किए वो आपको पूरा एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट में इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू ट्रस्टी फॉर टेकिंग शेयर्स, तो वहां पे आपको रूल 16 की कंप्लायंस रूल 16। तो लिस्टेड कंपनी को रूल 16 प्लस सेक्शन 62(1)(b प्लस रेगुलेशन देखना है, और अनलिस्टेड कंपनी को 16, 12 और 62(1)(b देखना है। क्लियर? तो 12 की जगह वो रेगुलेशंस है बेसिकली। हाँ, 12 की जगह वो रेगुलेशन है क्योंकि उसने पूरा एक्सक्लूड कर दिया उसको, लिस्टेड कंपनी को। ठीक, यस तो क्लोज करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है वो आप देखो, चूज करो। सर, आईपीओ का देखेंगे क्या? आईपीओ का अनरिलेटेड हो up to जाएगा, the- मुझे दिक्कत नहीं है, पर अनरिलेटेड हो जाएगा। आईपीओ बहुत वास्ट है। नहीं, लास्ट तक नहीं देखना मुझे। हाँ जितना मैंने, आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रखी है क्या? नहीं, एक सेकंड।